थोड़ा जिहा रिवाइज करांगे ना आपां पिछों, ठीक हो गया। हुण सब तो पहला असीं पढ़िया सी कि बायोलॉजी दी साइंस की आ। साइंस सानूं सब तो पहला पता वा कि साइंस इस दुनिया नूं समझण दा की आ, दुनिया को समझने का फहम है, ठीक हो गया। इसे तरह ही बहुत सारी शाखावां साइंस दियां जिन्हां चों एक फिजिक्स आ, केमिस्ट्री आ, बायोलॉजी आ, मैथमैटिक्स आ, सोशियोलॉजी आ, ये सारियां ही केड़ियां साइंस दियां ही शाखां, ठीक हो गया। हुण असीं इहदे विच देखना बायोलॉजी दा कि बायोलॉजी की है, ठीक है। तो बायोलॉजी जो है वो है ह्यूमन स्टडी, यानी कि ह्यूमन नहीं सॉरी लिविंग थिंग्स की, लिविंग थिंग्स जिंदा चीजों की, ठीक है। बायोलॉजी दो यूनानी अल्फाज, एक है बायोस और दूसरा है लोगोस, ठीक है जी। बायोस से लोगोस, बायोस का मतलब है जिंदगी, लोगोस का मतलब है मुतालिया या स्टडी करना। ते बायोलॉजी जेड़ा वा ये अल्फाज केड़े आ, ग्रीक वर्ड्स ने, केड़े ग्रीक यानी कि यूनानी अल्फाज ने। एमसीक्यू विच आ जांदा हुंदा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केड़े अल्फाज आ, यूनानी, ठीक हो गया। ते बायोस का लफ्जी मतलब आ गया जिंदगी, लोगोस का मतलब मुतालिया। तो फिर असी की कहांगे कि बायोलॉजी साइंस की वो शाख है, बायोलॉजी असी ते करांगे बायोलॉजी साइंस की वो शाख है जिसमें हम जिंदा चीजों या क्या जिंदगी का मुताला करते हैं, या जिंदगी का मुताला करते हैं, ठीक हो गया जी। हुण उस तो बाद इहदे च दस दवा कि असीं जानदारां दीयां साख्तां देखणियां वा, फंक्शनस देखने आ, स्ट्रक्चर्स देखने आ, किस तरह दे बने आ, ठीक हो गया। हुण इहदी डिविजन्स है, बायोलॉजी नूं तीन वड्डी डिविजन्स, डिविजन का मतलब की है, डिविजन का की मतलब है जी, ठीक है जी। इनू सब तो पहला ना तीन वड्डियां शाखां च डिवाइड किया जाता, तीन वड्डियां जिहड़ियां वा वो शाखां केड़ियां केड़ियां वा। वो पहले नंबर ते आ जी ज़ूलॉजी, ठीक है, ज़ूलॉजी। दूसरे नंबर पे बॉटनी, ठीक है। तीसरे नंबर पे माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा, हम सब तो पहले असीं देखांगे ज़ूलॉजी जिहड़ी आ वो केड़ी वजह तो क्यों इहदा नाम ज़ूलॉजी रखिया सी। ज़ू इहदे च लफ्ज़ की आया कि ज़ू च की हुंदा वा, ज़ू किहनूं कहंदे आ, चिड़िया घर, ठीक है जी। तो चिड़िया घर में क्या है जी, जानवर होते हैं। चिड़िया घर में क्या, चिड़िया घर च की हुंदे आ जी, चिड़िया घर च की हुंदे आ जानवर। तो ज़ूलॉजी क्या है जी, जानवरों का साइंसी मुताला, ये लाजमी लिखना है, साइंसी मुताला, ठीक हो गया जी। उस तो बाद आ गया बॉटनी, बॉटनी पौधों नूं कहंदे आ, ते एक ही है जी पौधों का, बाकी सारी चीजें असीं अपने को ही ला लेनियां वा कि ये साइंस की या बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम पौधों का साइंसी
मुताला करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद माइक्रोस्कोप की होंदी है, छोटियां चीज़ां नूं की करदी है, ਵੱਡਾ करके दिखाउंदी है। ठीक हो गया। ते माइक्रोबायोलॉजी ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਅੱਖ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ, ਮਾਈਕਰੋ ऑर्गेनिजम्स ठीक है जी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे जानदार जो आम आंख से नजर नहीं आते। नजर ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਲਾਈਫ ਬॉय ਖਤਮ ਕਰੇ 99.9% ਜਰਮਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਉਹ ਟਾਚ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ नजर आते। हालांकि कोई ऐसी डार्च है जिन्हें बैक्टीरिया नजर आते, माइक्रोस्कोप ना नजर आते। ठीक है। आम आंख से नजर नहीं आती, उनका मुताला क्या है जी, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक हो गया। ये तीन वड्डियां शाखा होंगी। ये तीनों शाखा दे विच अगे जिन्नियां भी साडियां असी यही तीनों दे ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी जिन्नियां भी शाखावां बायोलॉजी दियां असी वो सारियां डिस्कस करांगे। ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी कोई भी चीज़ पूरी दुनिया के जिन्ने भी जानदार इस ग्रुप चों बाहर आ सकते हैं। कोई भी जानवर का नाम लो, मछली आ जानवर, किसी भी तुसी शेर आ, ठीक है, मक्खी आ, है तो जानवर ही है ना, आम अख ना नजर आउंदे। अगर कोई भी पौधा होवे, स्टाला वा, ज्वार आ, मकई आ, आम आ, ये सारे की है पौधे हैं, इन्हां नूं खिच करांगे बॉटनी। उस तो बाद कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिहड़े साडे फायदेमंद है या नुकसानदेह है, जिद्दां दही वाले जिहड़े बनाउंदे आ, दही बनाउंदे हो की है फायदेमंद, कई जिहड़े ने नुकसानदेह भी। ठीक हो गया। ते वो किहदे च करांगे, माइक्रोबायोलॉजी। इन्हां तिन्नां चीज़ां तो इलावा दुनिया च कोई जिंदा चीज़ पाई जाती है, कोई चीज़ नहीं। ठीक हो गया। हुण जी सब तो पहला साडे कोल इहदियां शाखा आ गईयां जी, इहनूं रेज करदा। अच्छा, हुण साडे कोलों इहदियां शाखा आ गईयां कि शाखा किस तरीके दा, मॉर्फोलॉजी। पहली शाखा की है जी, मॉर्फोलॉजी। अच्छा, मॉर्फोलॉजी कहता बा कि इस शाखा का ताल्लुक जानदारों की बनावट और साख्तों के मुतालिया से है। दो चीज़ां इहदे विच साडे कोल आ गईयां। एक दे सब तो पहला उन्हां दी की आ गई जी, बनावट। दूसरे नंबर ते की आ गया जी, साख्त। हुण सब तो पहला बनावट सानू पता होना चाहिए कि बनावट किस तरीके दे नाल। बनावट असीं देखांगे कि आया कि ओहदियां दो लत्तां ने, चार लत्तां ने, 6 लत्तां ने। ठीक हो गया। वो की है जी, ओहदी बनावट, किन्ने बाजू ने या कित्थों दी ओह साह लैंदा वा, ओहदे च कंन हैगे या नहीं हैगे। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी इसमें क्या देखते हैं हम, बनावट और साख। ठीक हो गया। तो इसमें साख में क्या, बनावट में तो हमने देख लिया कि बनावट में उसकी टांगे, मुंह, नाक, आंखें, कान वगैरह आ गए। और साख वो किस तरह का है, मतलब उसकी शक्ल क्या है, वो नरम है या सख्त है। जैसे जेलीफिश, जेलीफिश के आर पार भी हमें नजर आ जाता है, और ठीक है, इंसान के आर पार नजर नहीं आता। उसके बाद इंसान नरम होता है और कीड़े मकोड़े सख्त होते हैं, है ना। तो इसका मतलब कि असी
ਸਾਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ बनावट भी देखेंगे ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਖ देखेंगे कि किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ। इसके बाद हमारे पास क्या आ गया जी, एनाटमी। कहता है अंदरूनी साख्तों के मुताला को एनाटमी कहते हैं। इसमें मेन जो बात आई वो क्या है जी, अंदरूनी साख। अब ऊपर वाली साख तो हमने मॉर्फोलॉजी में देख ली, ऊपर वाली साख हमने मॉर्फोलॉजी में देख ली, और अब हम एनाटमी में देखेंगे किसको, अंदरूनी साख को। अंदरूनी साख मतलब कि अगर इंसान है तो इसकी ऊपर वाली साख जो है, इसके 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, 2 आंखें हैं, 1 नाक है, 1 मुंह है, 2 कान है। तो ये किस में देखेंगे हम, मॉर्फोलॉजी। लेकिन इसके दिल की साख कैसी है, अगर मैं कहूं इंसान का दिल कैसा है, तो वो किस में देखेंगे, एनाटमी में। किस में देखेंगे, एनाटमी। अगर मैं कहूं कि इसके अंदर जो खून की नालियां हैं, खून की नालियों की साख तो हमने देखनी है, तो वो किस में देखनी है। लेकिन अगर हाथ की साख देखनी है, मैं कहूंगा हाथ में 5 उंगलियां हैं, तो किस में देखना है। और मैं कहूं मेरे हाथ के अंदर जो है वो खून दौड़ रहा है, तो किस में देखना है, एनाटमी। इतना फर्क है बस, ठीक है जी। उसके बाद आ गया हिस्टोलॉजी। उसके बाद हिस्टोलॉजी वो कहता है कि जानदारों के टिश्यूज का माइक्रोस्कोप की मदद से मुताला। सबसे पहले इसमें क्या चीज आ गई जी, पहले जो है वो हम किसका करेंगे मुताला, टिश्यूज का। किसका, टिश्यूज का। किसके साथ, माइक्रोस्कोप के साथ। अगर माइक्रोस्कोप के साथ नहीं होगा तो फिर ये हिस्टोलॉजी नहीं होगी, ठीक हो गया। माइक्रोस्कोप मतलब टिश्यू। अगर मैंने यहाँ से, अब गौर से सुन लो कि टिश्यूज क्या है। टिश्यू मेरा मसल है, स्किन ऊपर जो है ये वाली स्किन है, जो ये वाली, तो ये क्या है, टिश्यू है, ठीक है जी। ये यहाँ से जो स्किन है ये क्या है, टिश्यू। मेरा मैदा जो है, मैदा, उसकी स्किन क्या है, टिश्यू। दिल की दीवार क्या है, टिश्यू। टिश्यू कह लो बोटी है, ठीक है, बोटी टिश्यू की है, ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਖਾਈ ਦੀ ਅਸੀਂ, ਚਾਹੇ ओजरी दी होवे, चाहे दिल दी होवे, चाहे मसल्स दी होवे, ठीक हो गया। वो की है जी, टिश्यू, ठीक हो गया। ते उस टिश्यू दा मुताला किहदे नाल क्या कहलाता है जी, हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी, ठीक हो गया जी। माइक्रोस्कोप तो बगैर नहीं, अगर मैं इदां बोटी फड़ के कहां कि थोड़ी जी लाल है, थोड़ी जी पीली है, तो फिर ये हिस्टोलॉजी नहीं है। माइक्रोस्कोप के थले रख के बारीक कतरी कट के फिर मैं देखूंगा तो की होगी, हिस्टोलॉजी, ठीक हो गया जी। अब सेल बायोलॉजी क्या है जी, सेल बायोलॉजी। सेल क्या है जी, सेल क्या है, सेल जो है ये जिंदगी की इकाई है। सेल क्या है, सब तो छोटी चीज जिहड़ी आ वो जिंदा रह सकती है, वो की आ, सेल। सब तो छोटी चीज है जिहड़ी जिंदा रह सकती है, वो की आ, सेल। किंगस्टन दा सेल नहीं, ठीक है। सेल केड़ा, ह्यूमन बॉडी दा या एनिमल बॉडी दा या प्लांट बॉडी दा, ठीक हो गया। सेल और सेल में पाए जाने वाले ऑर्गेनेलीज। हुन इहदे च एक लफ्ज आ गया की जी, ऑर्गेनेलीज। ये क्या है जी, ऑर्गेनेलीज क्या है, सेल के जितने भी हिस्से हैं उनको सेल का क्या कहते हैं, ऑर्गेनेली कहते हैं। उसके हिस्से मतलब न्यूक्लियस सेल का क्या है, ऑर्गेनेली। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है सेल का, उसके बाद जो है वो क्लोरोप्लास्ट क्या है, ऑर्गेनेल, ठीक हो गया। उसके बाद उसमें न्यूक्लियोसोम है, वो भी सारे क्या है,
और जैसे मैं कहूं अगर इंसान एक सेल है, तो इंसान का दिल उसका एक क्या है, ऑर्गेनेली। इंसान का हाथ उसका क्या है, ऑर्गेनेली। ठीक हो गया। तो मतलब कि सेल और सेल में पाए जाने वाले ऑर्गेनेलीज मतलब उसके हिस्सों का क्या है जी, उसकी साख्तों और अफाल। साख्त क्या है, साख्त अभी बताया मैंने, शक्ल के बना कैसा है, ठीक है, किस चीज का बना है। और अफाल क्या होता है जी, फेल से निकला है, काम, उनके काम करने का तरीका और उनकी साख्त का मुताला क्या कहलाता है, ठीक है जी, सेल बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है जी। इसमें सेल डिवीजन का मुताला भी किया जाता है। इसमें किसका मुताला किया जाता है, सेल डिवीजन क्या होती है, सेल का एक से 2 में या 4 में या 8 में तकसीम होना क्या कहलाता है, सेल की डिवीजन कहलाता है, सेल की डिवीजन कहलाता है। ठीक है जी। इसके बाद आ गया जी फिजियोलॉजी। इसके बाद क्या आ गया जी, फिजियोलॉजी। पांचवी हमारे पास आ गई फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी में हम देखेंगे, फिजियोलॉजी में जो है सरंजाम दिए जाने वाले अफआल, ठीक है जी, उनको देखेंगे कि वो कैसे सरंजाम दिए जाते हैं। जैसे कि मैं कहूं कि इंसान की फिजियोलॉजी है, इंसान के हाथ की फिजियोलॉजी ये है कि वो चीजें पकड़ सकता है, ठीक है जी। तो वो हाथ से जो जो हम काम कर सकते हैं वो क्या है, इसकी फिजियोलॉजी में आएगा। ठीक है जी। इसकी मुकम्मल डेफिनेशन इस शाख में जानदारों के जिस्म में सरंजाम दिए जाने वाले अफआल के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है जी। जिस्म के अंदर के अफआल, अंदर वाले अफआल जिनको हम क्या करते हैं जी, सरंजाम देते हैं, सरंजाम। जैसे कि हमारा जिस्म खुराक को क्या करता है, हजम करता है, तो ये इसकी क्या है, फिजियोलॉजी। अब पौधे पानी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, जज़ब करते हैं, तो ये उनकी क्या है, फिजियोलॉजी। पौधे खुराक बनाते हैं, ये उनकी क्या है, फिजियोलॉजी। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ गया जेनेटिक्स। इसके बाद क्या आ गया जी, जेनेटिक्स। अच्छा जी, विरासती मादे का हम क्या करते हैं जी, इसमें विरासती मादे का जो मुताला करते हैं और ये किस वजह से जो है, वो किस मादे की वजह से जो है वो खुसूसियात जो है वो अगले बच्चों में मुंतकिल हो रही है। वो वाला मादा क्या है जी, उसको कहते हैं DNA। ठीक हो गया। तो अब जब हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो असी की कहने अम्मी ते गया वा या अब्बे ते गया वा, ऐदा ही है ना, कान ओदे ते गया वा ते नक ओदे ते गया वा। मतलब वो विरासती मादे दी वजह तो ही की हुंदा वा जी, बच्चा अपने मां प्यो दे जेड़ा वा मुशाबत इख्तियार करदा वा, उन्हां वर्गा हुंदा। ठीक हो गया जी। तो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जो है वो खुसूसियात मुंतकिल होती हैं, एम्ब्रियोलॉजी। इसके बाद क्या आ गया जी, एम्ब्रियोलॉजी क्या है जी, क्या है एम्ब्रियोलॉजी, बनने का अमल। सबसे पहले ये किसका जी, एम्ब्रियो क्या है, ठीक है जी। एम्ब्रियो या इसको हम पढ़े EMBRYO, एम्ब्रियो। ठीक है। तो एक एम्ब्रियो जो है उससे क्या जी, पूरा जानदार। अच्छा, जानदार बनते कैसे हैं बताओ जी, कितना बनते जानदार,
जो छोटे होंगे पहला पौधे के तो बनते गिडक तो बीज तो पौधे के तो बीज से एक मुकम्मल पौधा बनने का अमल क्या है? एम्ब्रियोलॉजी। ठीक हो गया। इसके बाद जो जानवर है, जानवरों में भी माँ के पेट में बच्चा जो है एक छोटे से जो सेल से बनता है। ठीक है, तो वो छोटे से सेल से मुकम्मल बच्चा जो है, मुकम्मल इंसान या मुकम्मल जो वो जौन सा भी जानवर है उसका मुकम्मल बच्चा बनने के अमल को क्या कहते हैं? तो एम्ब्रियो जो है वो एम्ब्रियो ऐसी चीज है जिससे मुकम्मल जानदार बन सकता है। ठीक है, जिससे मुकम्मल जानदार बन सकता है, जैसे कि बीज की शक्ल में, बीज के अंदर भी एम्ब्रियो मौजूद होता है। ठीक है जी। तो एक मुकम्मल जानदार यानी कि डेवलपमेंट का अमल क्या है? अगर मैं कहूँ कि इंसान की एम्ब्रियोलॉजी क्या है, तो हम सबसे पहले कहेंगे कि इंसान जब पैदा होता है तो एक सेल की शक्ल में जो वो है माँ के पेट में होता है। उस कितने महीने उसमें रहता है? 9 महीने उसमें रहता है। तो वो उसका मतलब ये है कि वो उसकी एम्ब्रियोलॉजी है इंसान की, एक मुकम्मल इंसान बनने का प्रोसेस। जब बच्चा पैदा होता है तो वो इंसान पैदा होता है, उसके बाद ऐसा तो नहीं होता कि उसके कोई एक और हाथ उगता है या उसका कोई एक और कान बन जाता है। वो मुकम्मल इंसान बन के पैदा होता है। तो एक सेल से मुकम्मल इंसान बनने का जो अमल है वो क्या है जी? एम्ब्रियोलॉजी है। ऐसा नहीं है कि अगर हम कहें कि कोई भी ऐसी चीज है जैसे कि कोई पैदा हुई है और उसके बाद वो इंसान की शक्ल ले रही है, तो ऐसा नहीं होता। उसके बाद वो बढ़ता ही, बाकी चीजें उसकी सेम की सेम ही रहती है। ठीक है जी। तो एम्ब्रियोलॉजी ये हो गई। हमारे पास टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी। ठीक है जी। टैक्सोनॉमी कहता है कि ये जानदारों के साइंसी नाम रखने और इनकी ग्रुप्स और छोटे ग्रुप्स में ग्रुप बंदी यानी क्लासिफिकेशन का अमल है। पहले नंबर पे हमने जानदारों को क्या करना है जी? नाम देना। ठीक है जी। सबसे पहले क्या किया? उनको नाम दिया, साइंसी। वो कौन सा नाम जी? साइंसी नाम दिया हमने। ठीक है जी। तो इंसान जो है, इंसान का साइंसी नाम जो है वो है होमो सैपियन। क्या है जी? होमो सैपियंस। ठीक है। अब मैं कहूँ इंसान के नाम कौन कौन से हैं? तो इंसान के नाम पंजाबी में कहते बंदा, उर्दू इंसान या आदमी। ठीक है। इंग्लिश में ह्यूमन। ठीक है। हिंदी में मनुष्य कहते हैं ना मूवीज में, मनुष्य। ठीक हो गया। उसके बाद जो है अरबी में भी इंसान ही कहते हैं। ठीक है। लेकिन कितने नाम हो गए, कितनी सारी चीजों, इंसान के ही कितने ज्यादा नाम है। तो इनमें से कोई भी साइंसी नाम हो सकता है। अगर कोई हमें आके कहे कि जी, जिसको इंग्लिश नहीं आती, कि ह्यूमन जो है वो बहुत ही अच्छी मखलूक है, तो जिसको अरबी नहीं आती, सॉरी इंग्लिश नहीं आती, तो वो क्या कहेगा? कहेगा पता नहीं कि ह्यूमन की ना। ठीक है। तो लेकिन ये भी हो सकता है कि वो साइंसी तौर पर जानता हो, वह साइंस को जानता हो, हर चीजों को जानता हो, लेकिन नाम किसी इलाके का मुख्तलिफ, किसी इलाके का। तो हमने साइंसी नाम वो देना है जो सारे ही दुनिया में सेम रहे, सारी दुनिया में सेम रहे। तो इसलिए साइंसी नाम हमने इंसान का क्या रख दिया जी? होमो सैपियंस। और आपने वो भी पढ़ा होगा, फ्रॉग यानी कि डड्डू रह गया, लाना टिकराइन। ठीक हो गया। तो अब मैं होमो सैपियंस कहीं भी जाके कहूंगा तो वो क्या होगा जी? इंसान होगा। तो उसका क्या है जी? ये साइंसी। पहले नंबर पे हमने क्या किया जी? उनको साइंसी नाम दिए। उनको क्या किया? साइंसी नाम दिए। उसके बाद फिर हमने उनको ग्रुप्स में तकसीम किया। उसके बाद हमने
उसके बाद हमने क्या किया, इनको जी ग्रुप्स में तकसीम किया। कैसे ग्रुप्स में तकसीम करेंगे? अब इंसान के करीबी करीबी साथी कौन से हैं जो इंसान जैसे नजर आते हैं? जिनके दो हाथ हो, दो कान हो, एक जो है वो नाक हो, उसके बाद दो टांगे हो, है कोई ऐसे? बंदर, ठीक है जी। उसके बाद बंदरों में भी बहुत सारी किस्में हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, गोरिल्ला है, ठीक है। तो अगर मैं एक ग्रुप में रखना चाहूँ स्टडी करने के लिए, उनका मुताला करने के लिए, तो बंदर और इंसान मैं एक ग्रुप में रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता? रख सकता हूँ। क्यों रख सकता हूँ? कि मैं कहूँगा ये ऐसी चीजें हैं जिनके दो हाथ हैं, दो टांगे हैं, ठीक है जी, एक इनका जो है नाक है, एक दिल है, ये सारी इनकी कॉमन खसूसियात की बुनियाद पर मैंने क्या किया जी, इनको एक ही ग्रुप में रख लिया। जैसे अब मैं इंसान को और सरसों के पौधे को एक ग्रुप में रख सकता हूँ? नहीं रख सकता, क्योंकि ना तो उसकी कोई खसूसियत भी इंसान से नहीं मिलती। लेकिन सेब के पौधे और सरसों के पौधे को एक ग्रुप में रख सकता हूँ? रख सकता हूँ, किसी और वजह से नहीं भी हो सकता। लेकिन जो लंबी पत्ती वाले हैं, जैसे चावल का पौधा और गंदम का पौधा, इन दोनों को मैं एक जो है वो ग्रुप में रख सकता हूँ कि नहीं? क्योंकि उसके भी पत्ते लंबे हैं और उसके भी पत्ते तिस्ताला, ठीक है। और गंदम का पौधा एक ग्रुप में रख सकता हूँ? नहीं, उसके चौड़े पत्ते हैं और उसकी बारीक पत्ते हैं। तो हम एक जैसी खसूसियात की वजह से क्या करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है, ताकि उनका मुकाला करना क्या हो जाए, आसान। जी स्प्रे ऐसी लैके आने, स्प्रे की कहते जी आप बरीक पत्ती वाली है जी, लंबी पत्ती वाली है, ठीक है। तो वो क्या करती है स्प्रे, वो जो बारीक पत्ती वाले हैं उनको क्या करती है, मार देती है, ठीक हो गया। और जो चौड़ी पत्ती वाले हैं उनको कुछ भी नहीं कहती। तो उसका वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो उसके अंदर केमिकल्स ही ऐसे हैं जो एक किस्म की खास किस्म के ग्रुप को, खास किस्म के ग्रुप को टारगेट करती है और उसको क्या करती है, खत्म कर देती है। अगर हमने वही चावल में या गंदम में करनी हो स्प्रे, हम कौन सी खत्म करेंगे? चौड़े पत्ते वाली बूटियां खत्म करेंगे। अगर बारीक वाली कर दी तो गंदम ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह ग्रुप में डिवाइड कर लिया जिनकी खसूसियत क्या हो, एक जैसी, ठीक हो गया। और वो ग्रुप क्या हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद नौवीं हमारे पास जो है वो क्या है जी, पैलेंटोलॉजी। क्या है जी? पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी है वो शाख जिसमें हम फॉसल्स, किसका जी? फॉसल्स। फॉसल्स क्या है? फॉसल्स क्या है? हाँ वेरी गुड, ठीक है जी। तो इसमें फॉसल्स के मुताला, फॉसल की है जी जो मरे हुए पौधे हैं ना या जानवर हैं जो पुराने जमाने में क्या कर गए थे, मर गए थे। तो मरे हुए जानदारों की बाकियात की, अच्छा जी, फॉसल्स क्या है? मरे हुए जानदारों की बाकियात। डायनासोर कितना लंबा सा, उसकी क्या थी, हड्डियां और बाकी बाकियात मिले तो हमने उनको जोड़ जोड़ के बनाया। तो हमने कहा जी ऐसी करके शक्ल का एक जानदार था जो बहुत बड़ा था, वो पाया जाता था। तो हमने क्या किया, फॉसिल का जो है मुताला करके हमने क्या बना लिया, एक पूरा ढांचा बना के उसका पूरा जानदार ही बना दिया। वो क्या था जी, डायनासोर। ऐसे बहुत सारे पौधे और बहुत सारे जानवर थे जो हमें मिले और हमें पता नहीं था उनका,
और अब भी जो है वो पाए नहीं जाते। ठीक हो गया। तो पैलेओंटोलॉजी किसका मुताला है? फॉसिल्स का मुताला। ठीक है जी। नापैद हो चुके जानदारों की क्या है जी? बाकियात। नापैद लफ्ज आया इसमें, क्या है जी? नापैद। पैद का मतलब क्या होता है? पैदा होना। और नापैद जो अब पैदा नहीं होते। ठीक है जी। जो खत्म हो चुके हैं, जो क्या हो चुके हैं? खत्म हो चुके हैं, उनका जो है वो मुताला। ठीक है जी। उसके बाद है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंट किसको कहते हैं? हाँ, ठीक है जी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम क्या करेंगे जी? माहौल का साइंसी मुताला करेंगे। ठीक है जी। कुछ भी नहीं, इसमें जो है वो गैसेस किस तरह से प्रोड्यूस हो रही हैं और हमारा माहौल गर्म क्यों हो रहा है या ठंडा क्यों है, तो ये सारा हम किसमें करेंगे? एनवायरमेंटल बायोलॉजी में। और इसमें हम माहौल का साइंसी मुताला किसके साथ करेंगे? जानदारों और माहौल का आपस में जोड़कर मुताला करेंगे कि अगर गर्मी बढ़ रही है तो जानदार मरेंगे। ठीक है जी। अगर पानी बारिश नहीं होगी तो जानदार मरेंगे। ठीक है। तो ये सारा माहौल और जानदारों का आपस में मिलाकर ताल्लुक और मुताला हमने करना। ठीक है जी। इसके बाद है सोशियो बायोलॉजी। इसके बाद क्या है जी? पढ़ो क्या है? अच्छा जी। सोशियो बायोलॉजी कहता है कि ये जानवरों के मुआशरती रवैयों से मुतल्लक है, जो मुआशरे यानी सोसाइटी बना कर रहते हैं। ठीक है जी। सोशियो बायोलॉजी, मुआशरा बना के कौन कौन से जानदार रहते हैं जी? बताओ। उन वाले जानदार का मुताला, उन जानदारों का मुताला जो क्या करते हैं? मुआशरा बना के रहते हैं। मुआशरा बना के कौन कौन रहते हैं बताओ जी? सबसे पहले तो इंसान रहता है मुआशरा बना के। उसके बाद कौन रहता है? मुआशरा मतलब इकट्ठे मिलजुल कर रहते हैं जो। उसके बाद शेर भी जो है वो मिलजुल कर रहते हैं। देखा नहीं है उनका? एक शेर जो है एक सरबराह होता है और बाकी इसका क्या होता है? खानदान होता है। ठीक है। और बंदर भी ऐसे मिलजुल कर रहते हैं, उनके बहुत बड़े बड़े ग्रोह होते हैं। ठीक है जी। इसी तरह भेड़िए भी आपस में क्या रहते हैं? मिलजुल कर रहते हैं। तो उन जानवरों का मुताला जो क्या करते हैं? माशरा बनाकर रहते हैं। लेकिन सोशियोलॉजी में हम ज्यादातर जो है वो किसका मुताला करते हैं? इंसानों के मुआशरों का मुताला करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइट इसमें लफ्ज आ गया, पहले सुन लें पैरासाइट का मतलब क्या है। पैरासाइट का मतलब है कि जो किसी दूसरे के साथ रहे या उसके जिस्म में रहे, लेकिन क्या करें? उसे नुकसान पहुंचाए। उसे क्या करें? नुकसान पहुंचाए। जैसे हमारे साथ कई चीजें रहती हैं और हमें नुकसान पहुंचाती हैं। जैसे जैसे कि हमारे जिस्म पर जोंक लग जाए, या हमारे जिस्म पर जो कुत्तों या जो भैंसे वगैरह हैं इनके जिस्म पर चिचड़ लगे होते हैं ना, टिक्स एंड माइट्स। ठीक है। तो वो चीचड़ उनके साथ रह रहे होते हैं, उनके साथ एज अ क्या रह रहे होते हैं? पैरासाइट। क्या रहते हैं? उनको पैरासाइट कहते हैं। और वो साथ में उनका क्या कर रहे होते हैं? खून पीते हैं। ठीक है जी। तो वो पैरासाइट उनका खून भी पी रहे हैं और उनसे रहने की जगह भी ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? वो वाली स्टडी जिसमें हम
चीजें एक दूसरे के साथ रहती हैं और एक दूसरे को क्या करती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं। तो पैरासाइटोलॉजी में उसको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है जी, पैरासाइट की समझ लगी। बायोटेक्नोलॉजी, इसके बाद कौन सी आ गई जी हमारे पास है, टेक्नोलॉजी क्या है, क्या है जी, बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हम बायोलॉजी का ही मुताला करेंगे, किसके साथ है, नए नए तरीके इजाद करने के लिए। ठीक है जी, तो टेक्नोलॉजी के साथ इसका मुताला करेंगे। जैसे कि हम जो है पुलिस वगैरह क्या करती है, फिंगरप्रिंट्स से क्या करते हैं, वो चोर का या कातिल का पता लगा लेते हैं। तो वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, इंसान के जो फिंगरप्रिंट्स इस्तेमाल करते हैं उसमें। ठीक है जी, उसके बाद इंसुलिन बनाने में ऐसी चीजें हैं जो इंसान इंसुलिन खुद नहीं बना सकता। कई इंसान जिनको डायबिटीज है या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गए हैं, तो बाहर से हमने ऐसे जानदार पैदा कर लिए हैं, मतलब उन पर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस का इस्तेमाल करके कि क्या करते हैं, वो इंसुलिन बना देते हैं। तो ये क्या है, इसका ताल्लुक जानदारों से ऐसे मादे हासिल करने से है जिनसे इंसानियत को क्या पहुंचे, फायदा। इंसानियत को क्या पहुंचे जी, इंसान के फायदे के लिए है ये वाली बायो टेक्नोलॉजी, इंसान के फायदे के लिए। ठीक है जी, इसके बाद है इम्यूनोलॉजी। इसके बाद कौन सी आ गई जी, 13th आ गई हमारे पास है इम्यूनोलॉजी। अच्छा, इम्यून सिस्टम क्या होता है जी, इम्यून सिस्टम की है जी, कुव्वत मुदाफियत, कुव्वत मुदाफियत। ठीक है जी, वो कुव्वत मुदाफियत जो है उसको अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो वो है इम्यून सिस्टम, और अगर मैं इसकी डेफिनेशन करूँ कुव्वत मुदाफियत की तो ये होगी कुव्वत मुदाफियत यानी कि इम्यून सिस्टम ये होता है बीमारियों के साथ लड़ने की ताकत। इंसानी जिस्म की या किसी भी जानवर के जिस्म की बीमारियों के साथ लड़ने की क्या है, ताकत को कुव्वत मुदाफियत कहते हैं, और इसको इंग्लिश में इम्यून सिस्टम कहा जाता है, जो नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ क्या करता है, दिफा करता है। किसके खिलाफ, नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, उनको मैं उर्दू में कह सकता हूँ कि ये हैं जरासीम। तो इनके खिलाफ हमारी जो हिफाजत करता है वो हमारा क्या है, इम्यून सिस्टम। ठीक है जी, इसके बाद आ गई जी एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी जो चींटी है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, चींटी को इंग्लिश में कहते हैं आंट। ठीक है जी, तो ये आंट से लफ्ज निकला है एंटोमोलॉजी, किससे, आंट, ANT आंट, ऐसे ही है ना, स्पेलिंग यही है ना इसके। अच्छा, अब एंटोमोलॉजी जिसमें हम किसका मुताला करते हैं, हशरात का या कीड़े मकोड़ों का। किसका, हशरात या कीड़े मकोड़ों का साइंसी मुताला करते हैं, एंटोमोलॉजी कहलाता है। इसके बाद है जी फार्माकोलॉजी। फार्मा क्या है जी, अद्वियात। कहते जी फार्मेसी तो जाओ मैंने दवाई लाया, ऐसे ही है ना। तो वो क्या है, फार्मेसी यानी कि फार्मोजेनेटिक्स, फार्मोजेनेटिक्स नहीं सॉरी, सिर्फ फार्मेसी की मतलब यानी कि अद्वियात और जानदार के जिस्म पर इनके असरात। 15वां आ गया हमारे पास फार्मा
ये क्या है जी? सबसे पहले इसमें किसका मुताला करेंगे? अद्वियात का, और उसके बाद इंसानी जिस्म पर उसके असरात का, और किसी और चीज के भी पर भी उसके असरात का मुताला कर सकते हैं, सिर्फ इंसानी जिस्म पर ही नहीं। जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं, अगर मुझे बुखार हुआ होगा, अगर तो बैक्टीरिया की वजह से है तो वो एंटीबायोटिक देगा डॉक्टर जो है, और अगर मुझे बुखार जो है थकावट की वजह से, तो वो कोई पेन किलर्स वगैरह देगा और ठीक कर देगा। तो इसका मतलब है कि अद्वियात के असरात हमारे जिस्म पर अलग-अलग हैं। ऐसे ही है ना, अगर मेरा मैदा खराब है तो मैं जो है वो दवाई खा लूं बाजू दर्द की, ठीक है, मसल पेन की पेन किलर खा लूं, और मैदा मेरा खराब हो, हजम ना कर रहा हो, तो सही हो जाएगा? नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, उसका असर वो नहीं है। तो किसी भी जो दवाई है या कोई भी दवा है, उसका इंसानी जिस्म पर क्या असर है, उसको क्या कहते हैं? उसको किसने डिस्कस करते हैं? फार्माकोलॉजी। ठीक हो गया जी।